So students, today we are going to discuss chemical properties. हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे आज। और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। ओके, इसमें हम देखेंगे कि मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे सबसे पहले इसमें आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। Metals react with oxygen to give metal oxides, and most of the metal oxides, जितने भी metals हैं आपके पास, उनमें से most of the metals मतलब 90% metals, उनके जो ऑक्साइड बनते हैं they are basic in nature। क्या मतलब हुआ किसी मेटल के ऑक्साइड का बेसिक होने का मतलब कि मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे then at that time it is going to produce metal hydroxide which will be a base। तो उन ऑक्साइड्स को बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। ओके, तो मतलब 90% ऑफ द मेटल्स हमारे पास ऐसे हैं व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे आर गोइंग टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और कैसा होगा वो मेटल ऑक्साइड? बेसिक नेचर का। कैसे पता लगेगा कि वो बेसिक नेचर का है? वो रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड द विगर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। और ये रिएक्शन कितना विगरस होगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, हाउ रिएक्टिव इट इज। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम आर टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो टॉप में आते हैं। ओके, इट मींस दे रिएक्ट रेडली विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। तो वो बहुत विग्रेसली रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ ही एट रूम टेम्परेचर। जैसे रिएक्शन क्या होती है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव सोडियम ऑक्साइड, और बाद में आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आपने स्केलेटल इक्वेशन दिमाग में रखनी है, बाद में बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग हमने सीखी हुई है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, पोटाशियम भी सेम। ओके, क्लियर। सो दैट्स वाई, इसी के कारण की वजह से कि सोडियम और पोटाशियम जो है दे रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसी कारण की वजह से सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन अ केरोसिन ऑयल। इसलिए सोडियम एंड पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है ताकि उनका एयर के साथ कांटेक्ट ना आए, ना बने, ना एयर के साथ ना मॉइस्चर के साथ, क्योंकि सोडियम एंड पोटाशियम वाटर के साथ भी बड़े विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद अब मैग्नीशियम पे है। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है इनसे, है ना। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर विद ऑक्सीजन, अ लिटिल बिट हीट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है सोडियम और पोटाशियम से। तो इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे तो नहीं रिएक्ट करता, बट हाँ अगर आप इसको थोड़ी सी हीट दोगे उस टाइम ये रिएक्ट कर जाता है। जैसे हमने रिएक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि उस टाइम बर्न करने का मतलब क्या है कि आप मैग्नीशियम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो सो दैट वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाए। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये भी बेसिक नेचर का ही होगा। यहाँ पे जो सोडियम और पोटाशियम ऑक्साइड बन रहे हैं ये भी बेसिक नेचर के ही हैं। ओके, ये भी बेसिक नेचर के ही हैं। ओके, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स लेस रेडली विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के लिए बहुत कम है एज कंपेरिजन टू मैग्नीशियम। बहुत आराम आराम से रिएक्ट करता है, इतना विग्रेसली रिएक्ट नहीं करता विद ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब भी एल्यूमिनियम कंपाउंड बनाता है उसमें एल्यूमिनियम +3 स्टेट में होता है और ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। तो क्रिस क्रॉस से फॉर्मूला क्या बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3। ओके, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब आप बोलोगे कि सर ये एम्फोटेरिक क्या चीज होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? हम तो बोल रहे हैं मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, अब आप बोल रहे हो कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है। अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है? ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है, अगर इसको मैं पहले पंजाबी में समझा दूं आप लोगों को, जैसे मेरे मुंह पे मेरी, तेरे मुंह पे तेरी, ऐसे लोग होते हैं ना दुनिया में। ठीक है, जो मेरे मुंह पे आके मेरी बढ़िया तारीफा करेंगे और बाद में किसी और के पास जाके उसकी बड़ी तारीफें करेंगे। ठीक, तो वैसा नेचर जो होता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, मतलब ये वाले सब्सटेंसेस जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है। ये वाले सब्सटेंसेस क्या होते हैं, या ना तो ये एसिड होते हैं, ना तो ये बेस होते हैं, ना ही ये न्यूट्रल होते हैं। ओके, होता क्या है जब इनके सामने कोई एसिड आ जाए, मान लो इसके साथ कोई एसिड रिएक्ट करवाने आ गया,
उस टाइम ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, एसिड को क्या चाहिए रिएक्ट करने के लिए? बेस। उस टाइम बेस बन जाएंगे। अगर बेस आ गया तो उस टाइम ये क्या बन जाएंगे? उस टाइम ये बन जाएंगे एसिड। ओके, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। मतलब एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है? रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एक्ट एज बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट एक्ट एज एसिड। ओके, होते ये न्यूट्रल ही हैं, बट न्यूट्रल कब होते हैं? जब ना किसी एसिड के कांटेक्ट में है ना किसी बेस के कांटेक्ट में। बट जैसे ही किसी एसिड के कांटेक्ट में आएंगे उस टाइम ये बेस की तरह बिहेव करेंगे, जैसे ही किसी बेस के कांटेक्ट में आएंगे उस टाइम ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे। दैट्स व्हाई these टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया हमने, कौन सा? एम्फोटेरिक नेचर। ओके, इनको न्यूट्रल नहीं क्योंकि बोल सकते। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ना एसिड ना बेस, ना एसिड ना बेस। और चाहे एसिड आए उनके सामने तो भी वो न्यूट्रल ही रहता है सब्सटेंस। ये नहीं है कि बेस की तरह एक्ट करेगा। चाहे बेस आ जाए तब भी वो न्यूट्रल ही रहता है। उसको बोलते हैं न्यूट्रल पर्सन। डे टू डे लाइफ में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, न्यूट्रल पर्सन, ही इज वेरी न्यूट्रल पर्सन। मतलब उसका जो अपना ओपिनियन है वही है। ये नहीं है कि किसी को देख के वो अपना ओपिनियन बदल लेगा, वो न्यूट्रल हुआ। बट कोई ऐसा बंदा है जिसका अपना कोई ओपिनियन ही नहीं है, जैसे मान लो कोई एसिड आ गया, उस टाइम वो बेस की तरह एक्ट कर गया। ठीक है, और अगर कोई बेस आ गया उस टाइम वो एसिड की तरह एक्ट कर गया, उस बंदे को आपको क्या बोलना चाहिए? कि ये एम्फोटेरिक पर्सन है, इट इज एम्फोटेरिक पर्सन। ओके, क्लियर? अब जैसे इसकी एग्जांपल कैसे देंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब ये किसके सामने आ गया? एसिड के सामने। उस टाइम कैसे बिहेव करा? बेस की तरह। तो इसलिए, और आपको पता है जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो उस टाइम आपके पास क्या बना रहा है? ये सॉल्ट, ये बेस पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, इसको रेज करते हैं यहाँ पे। जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बना? बेस। उस टाइम इसने क्या बना दिया? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल, अब मान लो किसी बेस के साथ गया ये रिएक्ट करवाएं। अब देखो, ये बेस के सामने आया, अब क्या बन गया? अब एसिड बन गया, क्योंकि अब भी इसने क्या बनाया? सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तब हमें आइडिया लग गया कि बेस के साथ रिएक्ट होने पे सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, इट मींस अब ये एज अ एसिड एक्ट किया है। तो इसलिए हमने बोला कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक नेचर, इज हैविंग अ एम्फोटेरिक नेचर। जैसे इस टाइम ये जो कौन सा सॉल्ट बना है? सोडियम एल्यूमिनेट। इस सॉल्ट में कटायन कौन सा है? Na पॉजिटिव आयन। और एनायन कौन सा है? एल्यूमिनेट आयन। दिस इज एनायन, ओके, एंड दिस इज कटायन। ओके, तो ये आपके पास है सोडियम एल्यूमिनेट। सिमिलरली जो जिंक ऑक्साइड होता है ये भी एम्फोटेरिक नेचर का ही होता है। जैसे देखो, जिंक ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। जब जिंक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करता है तो भी क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, सोडियम जिंकेट। ओके, इसका फॉर्मूला Na2ZnO2। ठीक है, अगर इसको मैं ब्रेक करके दिखाऊं तो इसमें क्या है? सोडियम का कटायन और जिंकेट का एनायन। जिंकेट इज द एनायन। ओके, बस ये आपने याद रखना है कि एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब होता है कि एसिड की प्रेजेंस में बेस, बेस की प्रेजेंस में एसिड की तरह बिहेव करना। ओके, और जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, वो वेट, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, और जो जिंक का ऑक्साइड है ZnO। ठीक, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ओके, क्लियर? तो आप इन दोनों रिएक्शन की एग्जांपल दे सकते हो। सो ये हो गया एम्फोटेरिक नेचर। आगे आपके पास, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पुट किया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। समझ गए ना एम्फोटेरिक और न्यूट्रल का डिफरेंस क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब कि जैसा सब्सटेंस आगे से आ रहा है वैसा नेचर शो करना, उसके अकॉर्डिंग नेचर शो करना, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। न्यूट्रल का मतलब है जो है वही है, ना एसिड है ना बेस है, और ना उनकी प्रेजेंस में अपना नेचर चेंज करेगा। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी में क्या देखने वाले हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब ये देखेंगे मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सेम, मैटर कितना विग्रसली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। ओके, अगर मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो वाटर के साथ बड़ा विग्रसली रिएक्ट करेगा और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा।
अगर मेटल जो है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है तो वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशनों में रिएक्ट करेगा और ज्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं होगा वो। चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं अब। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके क्लियर। बट ये पूरा सच नहीं है। बट मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करे, स्टीम क्या होती है, वाटर की गैसेस फॉर्म, उस टाइम क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो स्टीम क्या होता है, वाटर की वेपरस फॉर्म। तो उस टाइम क्या होता है, मेटल को इतना सफिशिएंट वाटर नहीं मिलता और इसलिए वो मेटल ऑक्साइड तक ही बना रह जाता है। बट जब वो लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लिक्विड वाटर में तो उसके अराउंड कितना ही वाटर ही वाटर होता है मेटल के अराउंड। तब क्या होता है, पहले वो मेटल से मेटल ऑक्साइड बनता है और मेटल ऑक्साइड जैसे ही बनता है, आपको पता है मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे लिक्विड स्टेट में, तब आपके पास बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बट अगर मेटल रिएक्ट करे वाटर के साथ स्टीम फॉर्म में, वाटर आपने स्टीम फॉर्म में लिया, गैसेस फॉर्म में लिया, तब आपके पास क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये याद रखना है कि मेटल अगर लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, और अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड का डिफरेंस है। ओके, और आगे देखते हैं, इफ मेटल इज इफ मेटल इज मोर रिएक्टिव देन रिएक्शन विद वाटर कैन बी कैरिड आउट इन कोल्ड वाटर। अगर मेटल तो बहुत रिएक्टिव है तो क्या करेगा, वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है फटाफट से। ओके, अदरवाइज इफ मेटल इज अ लिटिल बिट लेस रिएक्टिव, हीट सप्लाई शुड बी देयर। तब आपको थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, या ऐसा बोल लो थोड़ा सा पानी गर्म करना पड़ता है, सो दैट उस गर्म पानी के साथ वो मेटल रिएक्ट कर जाए। ओके, सप्लाई शुड बी देयर, और इन दैट केस मेटल रिएक्ट विद ओनली स्टीम। और कई बार ऐसा भी होता है कि मेटल सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि स्टीम में तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट होती है ना, क्योंकि आपने वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाई होती है। ओके, जैसे पोटाशियम जो है वो रिएक्टिव मेटल है, तो पोटाशियम वाटर लिक्विड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है। ओके, और अगर पोटाशियम हाइड्रोजन के साथ, सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट करे उसकी गैसेस स्टेट में, मतलब स्टीम के साथ, इसको स्टीम बोलेंगे ना। ओके, स्टीम के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाता है, पोटाशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, जब बट मैग्नीशियम के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तब वो इतना विग्रसली रिएक्ट नहीं कर पाता, एकदम से रिएक्ट नहीं होता, तब उसको थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, क्योंकि मैग्नीशियम थोड़ा लेस रिएक्टिव है। तो ऐसे बोल लो कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है हीट देनी पड़ती है। और जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो वही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ओके क्लियर। जैसे यहाँ पे आगे मैंने मेंशन किया हुआ है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन लिक्विड फॉर्म, नीदर इन हॉट नॉर इन कोल्ड। ये वाले मेटल्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जिंक रिएक्टिंग विद स्टीम। स्टीम क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो गैसेस लिखा हुआ ना, वाटर गैसेस स्टेट में क्या होता है, स्टीम। जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली आयरन रिएक्ट विद वाटर इन गैसेस स्टेट, मतलब स्टीम, दिस इज स्टीम, टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और आयरन के दो तरह के ऑक्साइड होते हैं ना, FeO, जिसमें आयरन +2 स्टेट में होता है, एंड Fe2O3, इसमें आयरन +3 स्टेट में होता है। तो कौन सा ऑक्साइड बनता है, अगर आप क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हो, ये वाली, मतलब आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आयरन डाल दिया और उसी में वेपर डाल दिए, ये वाटर के वेपर हैं, और उनको रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया, तब तो आपके पास बनेगा Fe2 ऑक्साइड, इसका तब आपका बनेगा फेरस ऑक्साइड। ओके, और हाइड्रोजन गैस। बट अगर आपने वही रिएक्शन ओपन कंटेनर में करवाया, ओपन एटमोस्फेयर में, ठीक है, कंटेनर का ढक्कन लगाना आप भूल गए, तो उस टाइम क्या होगा, वाटर जो आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन 3 ऑक्साइड, Fe2O3 एंड हाइड्रोजन। ओके, और इस रिएक्शन को बैलेंस आपने करना है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यू हैव टू बैलेंस इट। ओके क्लियर। और अब इसके पीछे ये आयरन 3 ऑक्साइड बनने का रीजन क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड बनने का रीजन क्या है,
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस आयरन 3 ऑक्साइड बना? उसका रीजन है कि अगर क्लोज कंटेनर में बनो तो फेरस ऑक्साइड बनता है, करो ये रिएक्शन तो फेरस ऑक्साइड बनता है, ठीक है। बट अगर ओपन कंटेनर में हो तो क्या होता है, एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस O2 गैस प्रेजेंट है। वो O2 गैस क्या करती है, उस O2 गैस, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है O2 गैस, वो क्या करती है, वो FeO को ऑक्सीडाइज कर देती है। और जब FeO को ऑक्सीडाइज कर देगी तो उसमें जो Fe+2 प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन जाता है, Fe+3। ओके, जिसकी वजह से आपके पास Fe2O3 बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे बोलो, जो इसमें Fe2O3 बनता है वो कैसे बनता है, FeO पहले बनता है, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद वो Fe2O3 बन जाता है इन ओपन कंटेनर। बट अगर कंटेनर बंद है फिर वो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी, फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ओके, उसके बाद आपके पास लास्ट पॉइंट है, मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद मेटल नीदर विद स्टीम। रिएक्ट विद मेटल, सॉरी मेटल नहीं, यहाँ पे वाटर रहेगा, यहाँ पे ठीक कर लो साथ साथ में, नीदर अपने नोट्स में ठीक कर लेना, नीदर रिएक्ट विद वाटर, वाटर नीदर विद स्टीम नॉर विद हॉट वाटर। ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और उसका रीजन क्या बोलोगे, रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से पीछे आते हैं ना, ये सारे मेटल ऐसे हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से पीछे आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ ली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो हाइड्रोजन से पीछे जो आते हैं रिएक्टिविटी में, जैसे लेड हो गया, कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम, ये सारे जो हैं जो हाइड्रोजन से पीछे आते हैं रिएक्टिविटी में, वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे वाटर स्टीम की फॉर्म में ले लो, चाहे हॉट वाटर ले लो, चाहे कुछ भी कर लो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ इनका रिएक्शन। ओके, मेटल्स विच लाइज अबव हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिखो, H2 ना लिखो, यहाँ पे ठीक कर लेना आप, H हाइड्रोजन, इन रिएक्टिविटी सीरीज आर गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यहाँ भी हाइड्रोजन H2 नहीं हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, उससे बनता क्या है, मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल के लिए, सोडियम जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेता है, उसकी जगह खुद आ जाता है, तो सोडियम का सॉल्ट क्या बनेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, सिमिलरली सोडियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है, NaCl एंड H2 गैस। ओके, बट कंडीशन क्या है, मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगी। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, दिस इज द काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। तो अगर मेटल आपका लेस रिएक्टिव हुआ हाइड्रोजन से तब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही नहीं। जैसे कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन विल बी देयर, क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। ओके, मोर रिएक्टिव मेटल कैन ओनली कंबाइन विद, तो कॉपर लेस रिएक्टिव था इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तभी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ऐड किया हुआ है। ओके, इसमें एक और की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, वो कौन सा की पॉइंट है, वो की पॉइंट है ये वाला। आप सोचते हो कि अगर आपके पास, अब हमने दिमाग में बैठा लिया कि मेटल जो है रिएक्ट करेगा किसी भी हाइड्रोजन वाले एसिड के साथ, क्या करेगा, उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह लग के सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि जो मेटल है वो HNO3 के साथ कैसे रिएक्ट होने चाहिए लॉजिकली, ठीक। तो हमें क्या लगता है कि HNO3 के साथ मेटल कैसे रिएक्ट होना चाहिए, जैसे मान लो सोडियम और HNO3 की रिएक्शन देखें, हमें लगता है सोडियम और HNO3 की रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, सोडियम जाएगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी देयर। ओके, लॉजिकली हमें यही लगता है, ठीक। तो मैग्नीशियम जाएगा, अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन की बात करें, HNO3 के साथ कैसे रिएक्ट करवाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होगा, एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस आपने खुद करना है बाद में, मैं इनको बैलेंस नहीं कर रहा। ओके, तो रिएक्शन विद ऐसा होना चाहिए, क्लियर, HNO3। बट HNO3 के केस में एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनी। उसका रीजन क्या है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है वो इसकी ऑक्सीडेशन करवा देता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से क्या होता है, हाइड्रोजन की जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, वाटर। क्लियर है, वाटर बन जाएगा। जब वाटर बन गया उसके बाद क्या होगा, बस बात खत्म। तो आपके पास हाइड्रोजन गैस आपको निकलती हुई नहीं दिखेगी। ठीक, तो ये रिएक्शन विद HNO3 थोड़ा एक्सेप्शन में चला जाता है इसके केस में। व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3, H2 गैस डज नॉट प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस इवॉल्व, H2 गैस आपको निकलती हुई नहीं दिखेगी, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट बाय मेटल टू वाटर। ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बनेगी, ये नहीं कि बनती नहीं, बनती है, बट जैसे ही बनती है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है वाटर में, और वो ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, HNO3। ओके, क्लियर। जैसे यहाँ पे मैंने रिएक्शन में कॉपर रिएक्ट विद HNO3 टू प्रोड्यूस कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रिएक्शन होता है। ओके, क्लियर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सर वाटर क्यों नहीं निकला, सॉरी हाइड्रोजन क्यों नहीं निकली। ठीक, मैंने बोला ना अभी, हाइड्रोजन जो निकलती है उसकी ऑक्सीडेशन कौन कर देता है, HNO3। तो जैसे ही ये बनती है वैसे ही HNO3 उसकी ऑक्सीडेशन करवा के क्या बना देता है, वाटर। अब इसको रिएक्शन को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस रिएक्शन में 2 स्टेप से हुई है ये रिएक्शन। ठीक है, पहले रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर HNO3 के साथ रिएक्ट करा, इसने क्या बनाया, कॉपर नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, फिर तो वही जो लॉजिक बोला हमने उसी अकॉर्डिंग बना। बट ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकली, उस हाइड्रोजन गैस को की रिएक्शन हो जाती है HNO3 के साथ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या बन जाता है, वाटर, H2O। और HNO3 से क्या निकल जाता है, बाकी बचता क्या है, NO2 गैस बच जाता है। तो हमें क्या लगता है, ये दोनों स्टेप एकदम से हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों को ओवरऑल ऐड करके जो आता है ओवरऑल रिएक्शन, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो होगा क्या, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट जाएगी। क्लियर। तो बस आपका रिएक्शन क्या बन गया, कॉपर प्लस 4, 2HNO3 प्लस 2HNO3, ओवरऑल कितने HNO3 बने, 4HNO3 इज गोइंग टू गिव कॉपर नाइट्रेट 2H2O प्लस 2NO2। ओके, so this will be the overall reaction। हाइड्रोजन बनती है बट उसकी ऑक्सीडेशन कौन करवा देता है, HNO3, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इसलिए किसी भी मेटल की अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन करो, किसी भी मेटल की अगर HNO3 के साथ रिएक्शन हो, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड NO2। हाइड्रोजन क्यों नहीं प्रोड्यूस होती, अगर आपको कोई पूछ ले व्हाई H2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड, आप बोलोगे H2 की ऑक्सीडेशन करवा देता है कौन, HNO3। और एक और बात, यहाँ पे मैंने NO2 लिखा है ना, ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ पे NO2 ही हो। कई बार ये डिपेंड करता है, यहाँ पे NO2 होगा कि NO होगा कि N2O3 होगा कि 2NO होगा, वो डिपेंड करता है आपने कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 कितनी ली है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनना है वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम NO2 ही बनता है। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड हैं, NO भी नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है, N2O भी नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है, NO2 भी नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है, N2O3 भी नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है। तो यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनना है वो डिपेंड करता है आपने HNO3 कितना अमाउंट लिया हुआ, कितना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है HNO3। ओके, क्लियर। तो ये आपके दिमाग में बस आपने रखना है। उसके बाद है, इसमें भी एक ट्रिक है। अगर मान लो हम कहते हैं कि हमने HNO3 बड़ा ही डाइल्यूट ले लिया, बड़ा मतलब पूरा सूरा HNO3 लिया, पूरा सूरा का मतलब क्या है कि वो सिर्फ स्टेप 1 करवा पाए, स्टेप 2 करवा ही ना पाए। अगर ये स्टेप 2 करवा ही नहीं पाएगा तो होगा क्या, फिर तो हाइड्रोजन गैस निकल सकती है ना, हाँ, फिर निकल सकती है। अगर आपने बहुत डाइल्यूट HNO3 का सोल्यूशन लिया हो तब, इट मींस फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HNO3, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैंगनीज भी होता है एक, मैग्नीशियम भी होता है। ठीक है, जब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले लें HNO3 का, उस टाइम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकती है। बट किन मेटल्स के केस में, मैग्नीशियम के केस में और मैंगनीज के केस में, इसका नेम होता है मैंगनीज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M स्मॉल m, और मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ओके, क्लियर, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये ऐसा बोल लो कि ये एक्सेप्शन थी, ये तो जनरल ट्रेंड ही है ना, जो हम कहते हैं कि मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे किसी एसिड के साथ तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। एक्सेप्शन ये थी, और वो ये एक्सेप्शन क्यों आई, क्योंकि HNO3 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको हाइड्रोजन निकलती हुई नहीं दिखती,
यहाँ पे NO2 और वाटर निकलता हुआ दिखता है। NO2 के बजाय कोई और भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो सकता है। अगर मान लो आपके पास जो केमिकल इक्वेशन लिखी है उसमें वो बैलेंस नहीं हो रही ना, दैट मीन्स वहां पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड आप गलत लिख रहे हो। उस टाइम नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो सकता है NO बनना हो, N2O बनना हो। ओके, तो वहां से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे NO2 आना है कि नहीं आना है, कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड आना है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ये तो आपको पता ही है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सॉल्ट किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होगा, मेटल होगा, मेटल का कोई आयन होगा कैटायन के फॉर्म में, और उसके साथ कोई ना कोई अनायन होगा, उसको बोल देते हैं सॉल्ट। ठीक है। अगर आपका रिएक्टिव मेटल किसी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करे और वो जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव हो एज कंपेरिजन टू उस मेटल के जो रिएक्ट करने आ रहा है, तो होगा क्या, ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करवा देगा सॉल्ट में से और उसकी जगह खुद ले लेगा। ओके, और ये डिस्प्लेस हुआ हुआ बाहर आ जाएगा। ओके, जैसे जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, और जिंक कॉपर को नॉकआउट कर दिया, उसकी जगह खुद आ गया। ओके, एंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड। ओके, तो ये होती है रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब अगर लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट है, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, उस सॉल्ट में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस आउट करवा देता है, उसकी जगह खुद ले लेता है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसे होते हैं? जो रिएक्टिव मेटल है दे रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस मेटल क्लोराइड। जैसे सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस कर लें, कर दिया। ओके, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला MgCl2 ही होता है, क्योंकि मैग्नीशियम +2 वाला कटायन बनाता है जब भी बनाता है। ओके, ये आगे रिएक्शन लिखिए हुए हैं। जैसे सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद आपके पास आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है मेटल्स की? ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ओनली अ फ्यू वेरी रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद रिएक्ट। कुछ एक मेटल्स ही हैं जो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं? इनमें जो H नेगेटिव आयन होता है। ओके, हाइड्राइड क्यों बोलते हैं इनमें? क्योंकि इनमें जो एनायन होता है वो H नेगेटिव आयन होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड। और इनको हाइड्राइड क्यों बोला है? क्योंकि इसमें H नेगेटिव बनता है। मोस्टली आपने देखा होगा हाइड्रोजन से H पॉजिटिव बनता है, बट जब ये वाला आपके पास बनते हैं के साथ रिएक्ट करते हैं उस टाइम क्या होता है? मेटल क्या बनाता है आपके पास? मेटल बनाता है हाइड्राइड। ओके, H नेगेटिव। ओके, क्लियर? मतलब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल के हाइड्रोजन को मिल जाता है। क्लियर है जी? ठीक है, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे वाले जो रिएक्टिव मेटल हैं वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। और इनको हाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन H नेगेटिव आयन की फॉर्म में होता है। ऐसे बोल लो हाइड्रोजन -1 स्टेट में होता है इसमें, हाइड्राइड्स में। ओके, नेक्स्ट ये आपके प्रॉपर्टीज के मेटल की प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज वो फिनिश होती हैं अब। ओके, उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है एक्वा रिजिया। ठीक है, कई इसको एक्वा रेगिया भी बोलते हैं, बट इसका नेम एक्वा रिजिया है। ओके, एक्वा रिजिया क्या होता है? एक्वा रिजिया, इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड HCl। किस रेशो में होने चाहिए? 1:3। मतलब अगर आप 1 ml HNO3 लेते हो उसके कंपैरिजन में आपको 3 ml HCl लेना पड़ेगा। अगर 2 ml लेते हो तो उसके कंपैरिजन में 6 ml HCl लेना पड़ेगा। मतलब वो दोनों 1:3 में होने चाहिए। ये रेशो होनी चाहिए उनको मिक्स करने की। और उसके बाद जो इन 1:3 में मिक्स करने पे HCl और HNO3 को जो आपके पास सॉल्यूशन बनता है इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज दी एक्वा रिजिया। ओके, क्लियर? और इसकी प्रॉपर्टी, इसमें खासियत क्या है? इसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जो उसको इंडिविजुअल पढ़ना पड़ा? ठीक है, उसका रीजन है इट डिजोल्व्स ऑल मेटल। ये सभी मेटल्स को अपने अंदर घुला लेते हैं। मतलब इतना रिएक्टिव है कि सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, इवन विद गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम।
गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, इतना ज्यादा आपके पास एक्वा रिजिया जो है वो रिएक्टिव होता है, ये सभी मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व होने देता है। ओके, और हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने कंसंट्रेटेड लेना है HCl और HNO3, क्योंकि आपका जो HCl और HNO3 होता है वो कंसंट्रेटेड होता है एक्वा रिजिया बनाते टाइम। ओके, और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी कि ये सभी तरह के मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है, इवन गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम को। ठीक है, आगे मैंने जैसे ये रिएक्शन दे रखा है, ये आप अगर रिएक्शन ना भी करो तो भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस वाला बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व करवाता कैसे है ये, एक्चुअल में होता क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे मैंने गोल्ड के लिए लिखा है, आप यहाँ पे प्लेटिनम और सिल्वर के लिए भी रिएक्शन यही बना सकते हो, बस गोल्ड की जगह Ag कर देना अगर सिल्वर के लिए लिखना है, और गोल्ड की जगह Pt कर देना अगर आपने प्लेटिनम के लिए लिखना है। ओके, तो क्या रिएक्शन होती है इसमें वो देख लेते हैं। अब इसमें HNO3 और HCl होता है ना एक्वा रिजियम में, तो HNO3 की वजह से क्या होता है, नाइट्रेट आयन बनते हैं, और एसिड सोल्यूशन है तो H पॉजिटिव आयन तो होंगे ही। तो होता क्या है, जैसे गोल्ड इसमें आपने डाला तो क्या होगा, गोल्ड विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन बिकॉज सोल्यूशन इज एसिडिक। तो इन दोनों की वजह से गोल्ड जो है वो अपनी जीरो स्टेट से, अपनी मेटेलिक स्टेट से अपनी +3 स्टेट में चला जाएगा। ओके, और ये जो नाइट्रेट आयन है वो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और जो और H पॉजिटिव आयन है उसका वाटर बन जाएगा। ओके, अब जब ये Au+3 बन गया, अब ये डिसॉल्व होने लायक है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो कटायन और नायन होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अपनी मेटेलिक फॉर्म में गोल्ड डिसॉल्व नहीं हो सकता, बट अपनी +3 स्टेट में आने के बाद तो डिसॉल्व हो सकता है ना, इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या है आपके पास, ये जो गोल्ड +3 स्टेट में बन गया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको भी ठीक कर लेना नोट्स में, यहाँ पे +3 लिखना है आपने। ये गोल्ड +3 स्टेट में कंबाइन करता है किसके साथ, H पॉजिटिव आयन के साथ और 4 Cl नेगेटिव आयन के साथ। ये Cl नेगेटिव आयन कहाँ से आए हैं, HCl ने Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किए हैं, वो बोले Cl नेगेटिव आयन, एक H पॉजिटिव आयन, एक Au+3 आयन और 4 Cl नेगेटिव आयन, ये मिलके अब क्या बनाते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस HAuCl4। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें H पॉजिटिव आयन है और AlCl4 नेगेटिव, ये है, ये भी एक तरह का सॉल्ट, एक तरह का एसिड है बोल लो, ये एसिड है एक, Au नॉट Al, यहाँ पे Au है, क्योंकि इसका नेम क्या है, क्लोरो ऑरिक एसिड, ऑरिक एसिड, क्लोरो ऑरिक एसिड। गोल्ड का सिंबल Au क्यों है, क्योंकि उसका नाम ऑरियम होता है, ये एक्स्ट्रा बताया मैंने, ऑरियम, इसलिए इसका सिंबल Au है। ठीक है, तो क्लोरो ऑरिक एसिड बनता है, और ये जो है ये वाटर सॉल्युबल एसिड होता है, इसलिए गोल्ड जब एक्वा रिजियम में डालने के बाद क्लोरो ऑरिक एसिड बन जाता है, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है एक्वा रिजियम में। बट मान लो अगर आपने ये क्लोरो ऑरिक एसिड बना लिया और आपने इसमें से दोबारा गोल्ड निकालना है, आप चाहते हो हमें गोल्ड मिल जाए, तो क्या करोगे आप, इसमें से अगर गोल्ड को दोबारा एक्सट्रैक्ट करवाना हो, तो अगर आपने दोबारा एक्सट्रैक्शन करवानी है गोल्ड की, ये एक्सट्रैक्शन में आ गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, अगर इसमें से दोबारा गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करो, जो क्लोरो ऑरिक एसिड है उसको रिएक्ट करवाओ सोडियम मेटाबाइसल्फेट के साथ। ओके, इट इज सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड वाटर के साथ, उस टाइम क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट करके दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस गोल्ड इन मेटालिक फॉर्म अगेन, there is production of hydrochloric acid and there is production of sodium hyposulfate, not hyposulfate, हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो आपका गोल्ड दोबारा से रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास है कि एक्वा रिजिया क्यों और कैसे गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है। अगर आपने यही रिएक्शन सिल्वर के लिए करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे Au की बजाय Ag लिख देना है, यहाँ भी Ag आ जाएगा, यहाँ भी Ag आ जाएगा, यहाँ भी Ag आ जाएगा, यहाँ Ag, अगर एक्सट्रैक्शन में देखें तो यहाँ पे Ag आ जाएगा, और यहाँ जहाँ पे गोल्ड है वहां पे Ag कर दो, सिल्वर का साइन कर दो, दैट्स इट। वही डिफरेंस करना पड़ेगा, सिल्वर के लिए भी सेम टू सेम डिट्टो रिएक्शन होती है, प्लेटिनम के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको भी मतलब वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा है, उसको भी करो ही ना, वैसे ये भी एक्स्ट्रा ही है, अगर आपको केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बट ये कई बार होता है कि NTSC लेवल तक ना चली जाए बात, इसलिए मैंने ये बात बताई है आपको, जो NTSC की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा इससे। तो दैट्स इट विद टुडे,
मैंने सोचा था आज नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी करवा दूंगा, बट लगता है आज हो नहीं पाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Okay, sir. Thank you so